अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो न्यूट्रिशन का ये रिवीजन लेक्चर था जिसमें आपको एमसीक्यूज बता रही थी सारे। तो हमने विटामिन्स को तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे बता दिए थे। अच्छा, मिनरल्स जो इसके बाद है ना वो बुक में हमारी मतलब एक्सेल में खास तौर पे कोई खास अच्छे नहीं लिखे हुए। आपको पार्ट वगैरह में तो मिल जाएंगे और लेक्चर्स में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक्सेल में नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो एमसीक्यूज आते हैं सारे मिनरल्स को करने की कोई जरूरत नहीं होती, इनमें से कुछ भी नहीं आता। एससीक्यू तो आते ही नहीं है मिनरल से कभी, सिर्फ एमसीक्यूज या वाइवा में ही पूछ सकते हैं। और कैल्शियम का सबको पता है कि बोन्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कर सकता है या फिर स्टोन्स बन सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई बात नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपके कहते हैं कि हिली एरियाज पे जो लोग रह रहे हैं, मतलब सिनेरियो बना के बताते हैं कि हिली एरिया पे लोग थे और उसको इनटॉलरेंस टू कोल्ड हो गई थी, स्वेलिंग थी इन फ्रंट ऑफ नेक उस बंदी के, और उसके साथ थोड़े बहुत और कुछ सिम्टम्स बताएंगे। तो जब भी वो आपसे कहेंगे ना कि कोई पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं और साथ उसके स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक है, तो वो डेफिनेटली आयोडीन डेफिशिएंसी और हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है। जब वो आपसे कहते हैं ना सिनेरियो में इनटॉलरेंस टू कोल्ड है, सर्दी नहीं बर्दाश्त होती, तो हमेशा हाइपोथायराइडिज्म होता है। और जब वो आपसे कहते हैं इनटॉलरेंस टू हीट है कि गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, तो वो हाइपरथायराइडिज्म होता है, ठीक है। उसके साथ वो कभी कभार आपको बताते हैं कि स्वेलिंग भी थी नेक के सामने, कभी नहीं बताते। लेकिन पहाड़ी इलाकों में फिर वो आपसे कहते हैं, एससीक्यू में भी ये सवाल आता है, तो वो कहते हैं आपसे कि अच्छा हाइपोथायराइडिज्म है तो जस्टिफाई करें कि पहाड़ी इलाके में क्यों हुआ। तो याद रखना कि पहाड़ी इलाके का जो नमक होता है वो पहाड़ी नमक होता है जिसमें आयोडीन कंटेंट लो होता है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा हो जाते हैं। जबकि जो मैदानी इलाकों में रहते हैं वहां पर समुद्री नमक या इस्तेमाल होता है विच इज हाई इन आयोडीन, तो वहां पर डेफिशिएंसी कम होती है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा आती है आपके मिनरल्स में, ठीक है। और ऑलमोस्ट 90% हाइपोथायराइडिज्म ही आता है, ठीक है। हाइपो जो डिक्रीज वाला होता है। प्रिवेंट कैसे करना है ये जरूर पूछते हैं वो आपसे एससीक्यू में से। तो हम आयोडाइज सॉल्ट देंगे, आयोडीन सप्लीमेंटेशन देंगे, और जो हिली एरियाज के लोग हैं खासतौर पे उनको सप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बातें सारी बातें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड दैट्स इट। आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा आता है। वो आपसे कहते हैं वही, एक तो एनीमिया की पिक्चर बना के देते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल थी, एनीमिक थी, और उसका प्रेजेंट किया उसने डिस्निया पैल्पिटेशंस और पेलर के साथ, ठीक है। पेलर डिस्निया पैल्पिटेशन इसके साथ उसने प्रेजेंट किया, देखा गया तो उसमें हीमोग्लोबिन इतना था। बताएं क्या हुआ, जाहिर सी बात है आयरन डेफिशिएंसी है, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो गया उसको। कभी कभार वो हीमोग्लोबिन नहीं भी बताते, तब भी अगर प्रेग्नेंट लेडी होगी और पेलर डिस्निया पैल्पिटेशन के साथ प्रेजेंट करेगी तो वो आयरन डेफिशिएंसी के साथ ही होगी। फिर वो कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को क्या आपने बताना है डाइट के बारे में, तो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन और बाकी डाइटरी सप्लीमेंट्स का हमने उन्हें बताना होता है, वो आपने लिखना है वहां पे, ठीक है। एमसीक्यू एससीक्यू दोनों में बात आती है। तीसरा जो मिनरल आता है आपका वो है फ्लोराइड। वो आपसे कह देते हैं कई बार कि किसी इलाके का पानी था जो कि डेफिशिएंट था फ्लोराइड में, वो आप चेक करेंगे, बताएंगे उसको कि दांतों में ना बहुत वीकनिंग थी और बहुत ज्यादा लोगों के दांत किसी इलाके के वीक हो रहे थे और बहुत केरीज थी और फलाना, तो बताएंगे कौन सी चीज की डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली वो फ्लोराइड डेफिशिएंसी है। फिर बातें पूछते हैं कि एक्सेसिवली फ्लोराइड किस की वजह से, लाइक फ्लोरोसिस एक डिजीज है, वो आपको बताते हैं कि भाई एक बंदा था उसे फलाना हो गया, तो पता चला उसे फ्लोरोसिस हो गया, ठीक है। तो बताएं वो किसकी वजह से, किस चीज की एक्सेस की वजह से होता है। तो जो जवार नहीं होता, गंदम, जवार, चना, बाजरा, ये डिफरेंट चीजें हैं, उनमें से जो जवार होता है ये आपका फ्लोरोसिस कर देता है। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू आता है, बुक में लिखा हुआ नहीं है। फिर वो आपसे कहते हैं कि हमारे पास जो एक बंदा था उसको पता चला कि उसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, वो भी बोवीन ट्यूबरकुलोसिस। एक तो आपका दूसरा ट्यूबरकुलोसिस होता है ना जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, एक बोवीन टीबी होता है। तो किस चीज की वजह से हुआ होगा, उसने क्या ऐसा खाया था, तो बोवीन ट्यूबरकुलोसिस या तो आपके मिल्क इन्फेक्टेड की वजह से हो सकता है या फिर मीट यानी गोश्त इन्फेक्टेड खाने से हो सकता है। तो उसमें ऑप्शन जो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड मिल्क देते हैं, तो आपने वो कर देना, ठीक है। ये कॉमन एमसीक्यूज है और यही आपके हैं जो आते हैं मिनरल्स। इसके अलावा कोई मिनरल नहीं आते। आयरन, आयोडीन है, फ्लोराइड है, और मैंने कोई आपको जो बता दिए वो सारे हैं, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है जी ये मैंने आपको बताया था एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन। एडल्ट्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंस, मतलब किस किस चीज़ों में कॉमनली करते हैं। दूध में बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑयल में कर देते हैं कि नॉर्मल ऑयल में मोटर ऑयल मिला देते हैं, और सबसे ज़्यादा वैसे मिल्क के साथ एसोसिएटेड है। और वो इसको प्रिवेंट कैसे कहते हैं, जाहिर सी बात है हम उनको चेक करेंगे, इंस्पेक्शन उस पर लगाएंगे, तो इसी तरह हो सकता है। दूध में क्या स्किमिंग करते हैं, फैट उतार देते हैं, उसमें जेलेटिन ऐड कर देना, स्टार्च, सारी बातें बुक में लिखी हुई आती होती हैं, याद कर देना। मीट और मिल्क, मीट का जो टॉपिक है ना वो एक नज़र आपने पढ़ना है बुक में, जो जैसा लिखा हुआ है बस उसको एक दफ़ा नज़र से गुजारना है कि फ्रेश मीट की क्या करेक्टरिस्टिक्स है और कौन सी मीट कैसी है। मतलब इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, खास आया भी नहीं है कभी, लेकिन आ सकता है, ये थोड़ा सा देख लेना। मिल्क में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, कुछ प्रोटीन का कंटेंट है और कुछ आपका इतना। ये पूछते हैं ये वाइवा और एमसीक्यू में कि मिल्क, ह्यूमन और काउ मिल्क में मेजर डिफरेंस क्या है। तो जो प्रोटीन्स होती है ना वो काउ मिल्क में ज़्यादा है, ह्यूमन में थोड़ी सी कम है, और बाकी चीज़ें जो है यानी कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है वो ह्यूमन में ज़्यादा है और काउ में कम है। बस ये बात एक ध्यान में रखनी है, वो भी बुक में लिखी हुई है। बॉइलिंग
होता है कि मिल्क को 100 डिग्रीज तक ले जाना सेंटीग्रेड जो हम करते हैं, और पेस्चराइजेशन का प्रोसेस डिफरेंट है जिसमें हम उसको या तो 74 या कुछ 72 डिग्री से जिन पे हम उसको 15 सेकंड्स के लिए रखते हैं तो पेस्चराइज होता है। तो ये एक नज़र देखना है, वाइवा में पूछते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं बच्चा है 5 साल से छोटा, बताएं कि हम कैसे पता चले कि वो सही ग्रो कर रहे हैं या नहीं, उसके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स बताएं। एक तो ओवरऑल जो उन्होंने बुक में लिखा हुआ है कि किस तरह हम न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करते हैं, फूड से करते हैं, हम केमिकल टेस्ट करके करते हैं, हम फिजिकल टेस्ट यानी रेडियोलॉजी वगैरह से करते हैं, क्लिनिकली बच्चे को देख के पता चल जाता है, और कुछ मेयर्स करते हैं। ये 5 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बुक में लिखे हुए, जिनमें से एंथ्रोपोमेट्रिक मेयर्स बार बार आते हैं एससीक्यू में कि आपने हाइट बच्चे की चेक करनी है एज के हिसाब से, ठीक है यानी वेट कैसा है, आर्म का सर्कमफ्रेंस अपर आर्म का कैसे, स्किन फोल्ड की थिकनेस ठीक है यानी फैट ठीक है यानी, और चेस्ट और हेड का सर्कमफ्रेंस मेजर करना है। ये 5 चीजें अगेन एंड अगेन रिपीट होती हैं, तो इस वजह से ये आपने जरूर देखनी है। एंड में जो आपका टॉपिक है वो है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जाहिर सी बात है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में आपकी प्रोटीन कॉन्टेंट मेनली बॉडी में लो होती हैं, और उसके रिजल्ट में आपके साथ बाकी कैलोरीज भी कुछ लो हो जाती हैं, और इन्फेक्शन का स्टेटस आ जाता है बच्चे का। मतलब ये डेफिनेशन देखेंगे, और आपने हमेशा से पढ़ी है कि 2 डिजीजेस में आएंगी, क्वाशियोकोर एंड मरासमस। आपको वो एमसीक्यू बना के देते हैं कि डिजीज थी, बच्चा आया जो बहुत स्टंटेड ग्रोथ था, बहुत वीक था, मसल वेस्टेड था, और उसमें बहुत शदीद डेफिशिएंसी के और भी सिम्टम्स 2-3 बताएंगे, लेकिन एडीमा नहीं था। जब वो मसल वेस्टिंग है और बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा और सब कुछ हुआ हुआ लेकिन एडीमा नहीं है ना, तो मरासमस होगा। ठीक है, एक ही चीज़ है जो इनका पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, मतलब वैसे तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो आपने मेजर क्लू है ना वो ये है, एडीमा नहीं है तो मरासमस है, एडीमा होगा तो क्वाशियोकोर होगा। क्यों? क्वाशियोकोर इज एक्चुअली ओनली जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी मेल न्यूट्रिशन होती है ना, और उसमें जो बच्चा प्रेजेंट करता है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, एल्ब्यूमिन नहीं बनेगी। एल्ब्यूमिन नहीं बनेगी तो ब्लड जो है वो, आपको पता है ना कि फ्लूइड को, हमारे ब्लड को वेसल्स में एल्ब्यूमिन रखती है, अगर वो नहीं होती तो फ्लूइड बाहर जाता है वेसल से, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जाता है और एडीमा हो जाता है। और बच्चे का पेट इतना बड़ा हुआ होता है, फेस उसका मून लाइक फेस हुआ होता है, तो क्वाशियोकोर में एडीमा होगा। मरासमस आपकी होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ बाकी कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी की वजह से, तो मरासमस में कभी भी आपका एडीमा नहीं होता, और मसल वेस्टिंग और जो बाकी उसका सर्कमफ्रेंसेस है और सब कुछ वो ज्यादा डिक्रीज हुए हुए होते हैं। ठीक है, क्वाशियोकोर में उतने ज्यादा डिक्रीज नहीं होते और एडीमा बहुत ज्यादा होता है। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है और यही आता है, इसके अलावा इसमें से भी कुछ नहीं आता। एक एमसीक्यू इसमें आता है कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के साथ कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। एमसीक्यू में लिखा होता है उनने, और बहुत ज्यादा, और एससीक्यू के पार्ट पे भी आता है, तो याद रखना है। आयरन है, बुक में भी लिखे हुए हैं ये, आयोडीन है, विटामिन ए है और जिंक है, ये 4 लिख देने हैं। प्रोटीन एनर्जी के साथ ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अक्सर डेफिशिएंट होते हैं, इसमें से और कोई बात नहीं आती पूरे चैप्टर में से। ये सब कुछ है जो मैंने बता दिया अभी तक, किसी को मसला वही के नाम में। थैंक यू।